तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि वेल्डिंग प्रोसेस जो है कि जो वेल्डिंग जो है वो हो रही है जो हीट के वजह से बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। ओके, सो व्हाट हैपन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली एक ट्रांसफार्मर रहता है और एक इलेक्ट्रोड रहता है, एक वर्क पीस, और ये है वर्क पीस टेबल। और इसमें ऐसे कुछ सर्किट्स है जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये है टोटली आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का सर्किट डायग्राम। ये है वोल्टमीटर, एमीटर, ओके, और ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये है इनपुट एसी, आपको इनपुट एसी करंट आपको देना है इसमें 240 वोल्ट का। ओके, सो व्हाट हैपन, इसका वर्किंग आपको देखना है। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या करेंगे कि जो एसी 240 वोल्ट जो है उसको स्टेप डाउन करके इसको 70 से 80 वोल्ट में लेके आएंगे और करंट को बढ़ाएंगे। ओके, इस वोल्टेज को कम करेंगे और करंट को बढ़ाएंगे। ओके, तो ये हेवी करंट जो बढ़ा है ये जाएगा आपका इलेक्ट्रोड में, और इलेक्ट्रोड से फिर ये आपका वर्क पीस टेबल में जाके यहाँ से ग्राउंड हो जाएंगे। ओके, तो ये जो पूरा जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ये आपका डिपेंड जूल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। जूल्स लॉ ये कहता है कि हीट जनरेटेड इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर आर टी। दैट मीन्स हीट जो जनरेट होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस ऑन टाइम, इन तीनों का अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो हीट जनरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब जितना ज़्यादा करंट आप दोगे उतना ही हीट जनरेट होंगी, जितना कम करंट होंगे उतनी कम हीट जनरेट होंगी। ओके, तो इसमें आप करंट ज़्यादा कर रहे हो तो इसमें जो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट होने के कारण इसमें ज़्यादा हीट जनरेट होंगी इलेक्ट्रोड में। ओके, अब क्या होगा कि ये जैसे ही आप ये इलेक्ट्रोड इसको टच करोगे वर्क पीस को, तो क्या होगा, जितना भी करंट है इसमें करंट और वोल्टेज जितना भी है ये इसमें पास होगा इलेक्ट्रोड में, और हेवी करंट इसमें पास होने के कारण क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा और बहुत सारा करंट यहाँ से इसमें ग्राउंड हो जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रोड जैसे अभी ये टच किया है, इसमें थोड़ा सा हमने डिस्टेंस मेंटेन किया 2 से 3 mm का। जैसे ये 2 से 3 mm का अगर मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया बिटवीन द वर्क पीस एंड इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, ये जो एयर गैप है इन दोनों के बीच में ये क्या होंगी, ये आयोनाइज होंगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस में स्प्लिट होंगी एयर। और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ, यानी ये इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे और पॉजिटिव आयंस यहाँ पे भागेंगे। ठीक है, उसके कारण यहाँ पे कंडक्शन बैंड निर्माण होगा, और कंडक्शन बैंड तैयार होने के कारण यहाँ से करंट पास होना चालू हो जाएगा। ओके, ड्यू टू विच बहुत बड़ा स्पार्किंग यहाँ पे होगा, स्पार्क जनरेट होगा और बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे नियर अबाउट 30,000 डिग्री सेल्सियस की हीट यहाँ पे 3,000 डिग्री सेल्सियस की हीट यहाँ पे जनरेट होंगी। ओके, वो हीट जो जनरेट होंगी 3,000 डिग्री सेल्सियस की, वो सफिशेंट होंगी इसको मेल्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड को मेल्ट करने के लिए ये जो हीट है ये सफिशेंट रहेंगी। ओके, सो ये हीट जनरेट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रोड है ये मेल्ट होगा और यहाँ पे डिपॉजिट होगा जहाँ पे अपने को वेल्ड करना है। जैसे ये और ये पीस अपने को जोड़ना है तो इसके बीच में जो ये जो स्पेस है यहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है इसके बीच में वो इसको मेल्ट कर रही है, और मेल्ट करने के कारण ये मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड है इसके आजू बाजू में एक फ्लक्स कोटिंग दिया रहता है, ये फ्लक्स कोटिंग है। इसका ये कारण है, इसका देने का ये कारण है कि फ्लक्स जो है ये बहुत ज़्यादा गर्मी में के जब कांटेक्ट में आएगा फ्लक्स, तो ये अपने आजू बाजू में, यानी इसके आजू बाजू में एक इनर्ट गैस का एक कोट फॉर्म करेगा, इनर्ट गैस का। और ड्यू टू विच इनर्ट गैस फॉर्म होने के कारण एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ये गर्म मोल्टन मेटल से कांटेक्ट में नहीं आएगा।
ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस गर्म मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में अगर आएगा तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, और अगर इसमें ऑक्साइड्स फॉर्म हुए मोल्टन मेटल में तो वो इसकी स्ट्रेंथ कम कर देंगे। तो जो भी आपका वेल्डिंग है वो आपके वेल्डिंग का स्ट्रेंथ ऑक्साइड्स फॉर्म होने के कारण कम हो जाएंगे। ओके, तो ये ऑक्साइड्स को किसी भी तरह से अपने को फॉर्म नहीं होने देना है। तो उसके कारण अपने को ये एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आने को होना। तो उसके लिए ये जो फ्लक्स है ये क्या करेंगे, उसके जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में आएगा फ्लक्स, ये गैस के फॉर्म में वेपोराइज हो जाएगा, और गैस जो है ये इनर्ट गैस है, और ये इनर्ट गैस इसके आजू बाजू में एक क्लाउड का कोटिंग एक फॉर्म करेंगी। उसके कारण ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यहाँ आने नहीं आएगा और ऑक्साइड्स को फॉर्म नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये काम है फ्लक्स का। तो ये उसके कारण ये आपको जो मोल्टन मेटल है ये विदाउट ऑक्साइड्स फॉर्मेशन यहाँ पे प्योर मोल्टन मेटल मिलेगा, और ये ठंडा होने के बाद आपको एकदम सॉलिड जॉइंट बेस मेटल इतना ही इसका स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। ओके, अब इसमें जो भी फ्लक्स पार्टिकल है, इम्प्यूरिटीज़ है, ये जो इम्प्यूरिटीज़ जो मोल्टन मेटल में है, ये जो उसकी जिसकी डेंसिटी कम है ये ऊपर चले जाएंगी, और प्योर मेटल जिसकी डेंसिटी हाई है ये नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है ये जो पोर्शन, दिस इज़ द इम्प्यूरिटीज़, फ्लक्स पार्टिकल इम्प्यूरिटीज़ जितने भी है ये सब आगे ऊपर तैरते रहेंगे, और प्योर मेटल आपका नीचे रहेंगे। तो सॉलिडिफाई होने के बाद आपको इम्प्यूरिटी ऊपर मिलेंगी और प्योर मेटल नीचे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मेटल्स ये वेल्डिंग सॉलिडिफाई होता है इसके ऊपर आपको ग्राइंड करके ये पूरा इम्प्यूरिटीज़ निकाल देना है। ओके, तो अभी आपको जो मिलेगा वो प्योर वेल्डेड जॉइंट मिलेगा जिसकी स्ट्रेंथ आपके बेस मेटल इतनी ही रहेंगी। ओके, अब इस वेल्डिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या है, तो ये वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो लाइट इन वेट है, ये थोड़ा सा चीपर है, ये इसमें ट्रांसफार्मर ये ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसकी इनिशियल कॉस्ट भी कम है। ये लाइट इन वेट है, स्मॉलर इन साइज़ है, इसका साइज़ भी कम है, ये पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। ओके, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस आपको नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी एफिशिएंसी हाई है ट्रांसफार्मर की। उसके बाद इसका एनर्जी कंजम्पशन पर केजी ऑफ मेटल डिपॉजिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीसी वेल्डिंग। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में इसका है लो पावर फैक्टर, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज है, और अनस्टेबल आर्क, इसकी आर्क की स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन इसका जो गैप है वो रहेगा। अगर गैप कम ज़्यादा रही तो आर्क की स्टेबिलिटी वेरी होगी। ओके, उसके बाद इसमें सिर्फ कोटेड इलेक्ट्रोड ही आपको यूज़ करना है। अगर कोटिंग इलेक्ट्रोड नहीं रहा तो ये वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। ओके, एप्लीकेशन क्या रहेंगे इसके, ये एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल में ये यूज़ होता है, चेसिस कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, उसके बाद हाउस होल्ड फर्नीचर्स में, ये सभी जगह ये ऑलमोस्ट सभी जगह ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।